यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक। तो कल हमने जो देखा था बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकालना देखा था। आज हमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम्स को जो देखना है, उसमें हमें क्या देखना है कि आगे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम में हम लोगों ने कल क्या देखा था, बेसिक विजुअल सोल्यूशन, इनिशियल बेसिक विजुअल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लो कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और जिसको पेनल्टी कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या चीजें क्या देखते हैं, वो जो हमने जो अप्लाई करा है उसमें 4 कंडीशन चेक करते हैं कि बेसिक विजुअल सोल्यूशन है कि नहीं। वो कौन कौन सी थी? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन थी एक, सप्लाई डिमांड वाली कंडीशन थी, सप्लाई इक्वल टू डिमांड होना चाहिए रो कॉलम में। उसके अलावा एम प्लस एन माइनस वन वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और लूप नहीं बनना चाहिए। 4 कंडीशन हमने चेक कर ली। उसके बाद जो चीज हमें, ये सारी चीजें अगर फुलफिल करी है उसने, उसके बाद हमें क्या करना होगा, वो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकालना देखा। अब जो चीज हमें निकल के आई है उसको हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए प्रोसीड करना। ठीक, सो वी हैव 2 मेथड्स फॉर दैट। फर्स्ट वन इज स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड सेकंड वन इज ए मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और जिसको मोदी मेथड और यूवी मेथड भी कई बार बोलते हैं, यूवी मेथड। तो ये 2-3 नामों से जाना जाता है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और मोदी मेथड और यूवी मेथड। आई थिंक, वैसे मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो कौन सा बेटर है, तो वैसे देखिए दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज मच फास्टर एज कंपेयर टू योर स्टेपिंग स्टोन मेथड। वी विल सी इट कि आपको कितने, मतलब स्टेपिंग स्टोन मेथड में काफी टाइम लगेगा सॉल्व करने इन एज कंपेयर टू, अगर आपको मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ में आता है तो आपका क्या है, आप सोल्यूशन को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक, तो जनरली आप बुक्स में देखेंगे अगर आपको कोई मेथड नहीं दे रखा है तो लोग क्या करते हैं, ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकालने के लिए वोगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं और उसके बाद मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं सीधे। तो ये दोनों मिलकर बहुत तेजी से आपका सोल्यूशन दे देता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, बट इट इज जनरली ए प्रैक्टिस कि ऐसा ऐसा करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कंपेरेटिवली आपको सोल्यूशन तेजी से दे रहा। तो अब हम ये देखना है कि आप भी समझते हैं ऐसा कैसा है। तो सबसे पहली बात हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टेपिंग स्टोन मेथड को। तो ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने के लिए स्टेपिंग स्टोन मेथड है। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड में अब सबसे पहले आपने क्या करा, एक बेसिक विजुअल सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, दिस इज द बेसिक विजुअल सोल्यूशन विच वी हैव गेट फ्रॉम द एनी ऑफ द 3 मेथड। ठीक है, किसी भी एक मेथड से आपने इसको निकाला। और एक और चीज बता दूं, इनिशियल बेसिक विजुअल सोल्यूशन क्या पता आपका बराबर ना आए, यानी उसमें जो 920 या 960 या फिर जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं कॉस्ट की, वो बराबर ना आए, बट द ऑप्टिमम सोल्यूशन शुड बी सेम, क्योंकि वो ऑप्टिमम है इस वजह से वो सेम होगा ही होगा। इसमें कोई वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर वो ऑप्टिमम सोल्यूशन है देन इट शुड बी सेम। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि आपने सबसे पहले एक बेसिक विजुअल सोल्यूशन निकालना बाय यूजिंग एनी ऑफ द 3 मेथड। उसके बाद हमें स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना है। ठीक, तो ये एक बेसिक विजुअल सोल्यूशन है। तो अब अगर ये ऑप्टिमम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि किसी और पोजीशन पे कोई और डाटा होना चाहिए था। मतलब हमने क्या करा है, बेसिकली यहाँ पे सप्लाई साइड है, यहाँ पे डिमांड साइड है, यहाँ पे हमने ये कॉस्ट्स हैं और यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी रख दी है डिफरेंट ब्लॉक्स पे। ठीक है, तो ये अगर ऑप्टिमम नहीं है तो कहीं किसी और पोजीशन पे और डाटा होना चाहिए था, यानी यहाँ पे 20 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। इस तरह से कुछ दूसरी जगह पे पोजीशन पे कोई और डाटा होना चाहिए था ताकि वो ऑप्टिमम हो। ठीक, तो यही चीज चेक करने की ऑप्टिमम है कि नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम लोग एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे +1 करके देखेंगे इस वाले सेक्शन में। ठीक, और क्योंकि देखिए अब ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि बेसिक फिजिकल सोल्यूशन जब आप निकालेंगे तो वो m+n-1 वाली कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, m+n-1 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा और उसके अलावा एक भी किसी और खाली जगह पे आप एक भी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो डेफिनेटली लूप बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि आपने कहीं पे भी रखने की कोशिश करी तो वो लूप बनाएगा ही बनाएगा। तो ये 100% श्योरिटी। अब ये देखना है कि लूप कैसे बनाते हैं। ठीक, तो अब ये आपके पास खाली जगह कौन कौन सी है, इट इज x13 है, x14 वाली पोजीशन है, x21 वाली पोजीशन है, x22 वाली पोजीशन है, x31 वाली पोजीशन है और x33 वाली पोजीशन है। ठीक है, तो आपको इन पोजीशन पे चेक करना है एक एक करके कि ये जो है मेरा इसमें अगर कोई क्वांटिटी रखने पे मेरा सोल्यूशन जो है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यानी ओवरऑल कॉस्ट मेरी जो है वो इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, चेक करना है। ठीक है, तो व्हाट वी वुड डू, हम सबसे पहले यहाँ पे एक एडिशन करने की कोशिश करेंगे। अब जब यहाँ पे एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लूप बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे रखना है हमें। तो अब लूप किस तरह से बनेगा, पहले वाले में सबसे पहले यहाँ से चलेंगे हम, एक वर्टिकल यहाँ, फिर एक हॉरिजॉन्टल यहाँ, फिर एक वर्टिकल यहाँ पे,
एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, एक वर्टिकल यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, ठीक है। सो हियर वी हैव टेकन +1, वी नीड टू टेक -1 हियर इन दिस ब्लॉक एंड देन +1 हियर एंड -1 हियर एंड +1 हियर एंड -1 इन दिस पॉइंट, ठीक है। सो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि आपने जब यहाँ पे एक प्लस करा तो दूसरी जगह पे कौन कौन से चेंजेस आए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ऐसे दिखा रखी है, जब आपने यहाँ पे +1 करा सो इसकी वजह से नीचे वाले में -1 करना पड़ेगा और ये लूप इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक। तो अब नेट चेंज इन द कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे +1 करा है तो इसकी वजह से एक क्वांटिटी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे -1 हुआ है क्योंकि यहाँ +1 करा है, तो ये जो 20 वाली कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए, 40 वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ से हमें 1 माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। सो वी विल सी कि यहाँ पे एक -1 करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमें 8 तो यहाँ पे प्लस हुआ क्योंकि यहाँ पे एक क्वांटिटी रखी है, तो कॉस्ट में 8 प्लस होगा, यानी 1 × 8, ठीक। यहाँ से कैसे, दिस 1 × 8 नीड टू पुट हियर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 6 × -1, 6 × -1 आपने यहाँ पे रखा, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरी जगह पोजीशन पे निकालेंगे, यहाँ हियर व्हाट वी नीड टू डू 6 × -1, ठीक है, विच इज हियर -6। इसके अलावा 7 × 1 विच इज 7 और 8 -8 और +7, ठीक है। सो द नेट चेंज इन द कॉस्ट इज +2, ठीक। यानी इसका मतलब ये है कि आप इस पोजीशन पे अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट में नेट चेंज कितने का आ रहा है, +2 का आ रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप बढ़ाएंगे सो क्या होगा कि आपको नेट चेंज जो क्या मिलेगा, आपको इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, कॉस्ट में इंक्रीज मिलेगा। सो हमें क्या करना है, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है। किसके लिए निकालना है, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए निकाल रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या कोशिश करनी होती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम है, मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम, तो हमें इसको गिराना है, ठीक है। तो आपका सवाल ये होगा कि सर यहाँ पे -1 क्यों निकल ले रहे, ठीक है। जब अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और हमारी जो पहली कंडीशन है बेसिक विजुअल सॉल्यूशन की, किस को नॉन नेगेटिविटी वाली, कि हम किसी भी पोजीशन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखेंगे, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमें हमेशा किसी भी जगह पे आपको पॉजिटिव +1 करके ही देखना है। एक बार इस वाली पोजीशन पे देखेंगे, फिर इस वाली पोजीशन पे देखेंगे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। सो हेलो, ये बात समझ में आई कैसे करा मैंने? हाँ सर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इस वाली नेक्स्ट वाली +1 इस वाली पोजीशन पे रख के देख रहे हैं, ठीक है। तो लूप कौन सा बनेगा जब इस वाली पोजीशन पे रखेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी ए लूप, ठीक है। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो हमें फिर ये इस तरह से कुछ बनेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट चेक करनी है। इट इज +8, दिस इज -8, ये वाला -8 देगा, यहाँ पे +7 देगा एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू -6, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आया, +1 का आया, ठीक। सिमिलरली आपको फिर से थर्ड पोजीशन पे रख के देखना है। थर्ड पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, आप इधर ध्यान से देखिए। जब आप इस थर्ड पोजीशन पे रखेंगे +1, तो लूप कैसे बनेगा बताइए। तो लूप कुछ इस तरह से बनेगा, आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा सकते हैं। ये एक कौन सी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये लूप कुछ तरह से बन रहा है कुछ, ठीक है। बस में यहाँ पे जब आप +1 करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ये आपने एक वर्टिकल लाइन खींची एंड उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक वर्टिकल लाइन खींची, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। तो यहाँ पे +1 कर रहा है, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा। हाँ बोलो सर। ये जो लूप बना है ये तो सर 2 लूप हो गया कि ये एक ही लूप है, क्योंकि ये तो एक ही लूप है, एक ही लूप है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तब भी एक ही लूप है, ठीक, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। तो वहीं उसी लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का है, ठीक। तो आपको इस तरह से लूप मिलेगा। तो यही ये वाला लूप इस वाले उसमें है। तो अब इसमें आप वो चेक करेंगे क्या आपका इंक्रीज हुआ। तो दिस इज योर +6, ठीक है, इसके +6, फिर -4 और फिर +6, फिर इसके बाद -7, फिर उसके बाद है +8 और -7। तो ओवरऑल जो आया आपका इंक्रीजमेंट ऑफ 2 आया, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरी पोजीशन पे और कौन सी पोजीशन बची, आपने ये करके देख लिया, ये करके देख लिया, ये पोजीशन देख ली, यहाँ पे आप एक बार रखेंगे, फिर यहाँ पे एक बार रखेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे। बात समझ में आई? मैं इसको करने की जरूरत है क्या? हेलो, नहीं सर, कर लेंगे, ठीक है।
तो कोशिश कर लेना इसको, मतलब इस पे रखेंगे और फिर इस पे रखेंगे, सब में देखेंगे अगर आप इस वाली पोजीशन +1 रखेंगे तो यू विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 2। जब इस वाली पोजीशन पे +1 रखने की कोशिश करेंगे देन यू विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 0। ठीक है, 0 का इंक्रीमेंट देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे रखेंगे पोजीशन, तो जो भी ओवरऑल वैल्यू होगी वो उतनी की उतनी रहेगी, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे जब आप रख के देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे -1 वाली कंडीशन आ रही है। ठीक, तो इन दैट केस हमें ये पता चला कि टेबल कैसे बन रही है। जब आप x13 वाली, यानी ये देखो x11 ये हुआ, x12 ये हुआ, x13 वाली पोजीशन पे रख रहे हैं तो इंक्रीमेंट आ रहा है +2 का। ठीक है, यहाँ पे जब रख रहे हैं x14 में तो इंक्रीमेंट आ रहा है +1 का। यहाँ पे साइड में आप नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, x1 का आ रहा है, फिर यहाँ पे x21 पे +2 का आ रहा है, x22 पे कितने, यहाँ पे पोजीशन पे x22 पे +2 का आ रहा है, x31 पे 0 का आ रहा है, x33 दिस इज द ओनली पोजीशन जहां पे आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप करते करते यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। सपोज करिए, एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक -1 आया और -2 आया, तो आपको कौन सा वाला लेना है जो ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो वो वाला को कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो। अगर मान लीजिए सारे के सारे पॉजिटिव है या 0 आए तो वो हमेशा, अभी अगर ये पॉजिटिव और 0 आता तो जो इनिशियल टेबल है हमारा वो सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको दूसरी पोजीशन में रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा -1 आया। बात समझ में आई? -1 आने की वजह से, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जब आप यहाँ पे रखेंगे एक +1 की इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +θ रखने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम θ रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन दैट केस अगर यहाँ पे आप +θ रखते हैं, इस ब्लैंक वाले पे देखते हैं, जब आप यहाँ पे +θ रखेंगे तो इसकी वजह से लूप कौन सा बन रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी दैट लूप। ठीक, तो यहाँ +θ करेंगे तो यहाँ -θ आएगा। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी -θ, यहाँ पे +θ और हियर -θ। आप थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं? देखिए हमारे 2 नेगेटिव, तो 50 का है 40 का है। ठीक, तो थीटा, क्योंकि किसी भी ब्लॉक में हमें नेगेटिव नहीं करना तो मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्शन वाले में देखते हैं -50, यहाँ 50 में से माइनस हो रहा है 40 में से, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ऑफ 40। ठीक है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकती है, क्योंकि 40 - थीटा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक, सो आफ्टर डूइंग दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस टेबल। ठीक, आपको ये टेबल मिलेगी विच इज 20 यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वो जो था वो गायब हो गया और ये 50 जो इनिशियल था हमारा 50, इट इज गोइंग कन्वर्ट इनटू 10। ठीक है, ये 10 में कन्वर्ट होगा, यहाँ वाला सेक्शन गायब हो गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा, इसका कॉस्ट फाइंड कर लिया, विच इज गोइंग टू बी 40 × 20 विच इज 80, 60 × 20 विच इज 120, और इसके बाद 60 × 10 विच इज 60, 70 × 50 विच इज 350, एंड 70 × 10 विच इज 70, एंड 60 × 40 विच इज 240। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट इज 920। ठीक, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको एक बार फिर से चेक करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद इस प्रोसीजर में फिर से यहाँ पे रख के देखेंगे, जो खाली है यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे और यहाँ पे रख के देखेंगे कि ऐसा तो नहीं किसी और पोजीशन में दोबारा से नेगेटिव आ रहा। बात समझ में आ रही है? आपने ये निकाल दिया, इसको वो फिर से चेक करना। तो जब आप सारे चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाली टेबल में, इस वाले सोल्यूशन में क्या पता ऐसा हो कि कोई नेगेटिव आ जाए तो फिर से आपको वहां पे +θ रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये चेक करा तो इस तरह का सोल्यूशन आ रहा है। आप ये चीज देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट कहीं गिर नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे है 3-1 वाली पोजीशन, या फिर इस वाली पोजीशन पे आपका इस वाले के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसमें अगर इस पोजीशन पे कोई इंक्रीमेंट करते हैं तो ही ना ही कोई इंक्रीमेंट होगा ना ही डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक सोल्यूशन हो गया कि मतलब सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि आप जब धीरे सारे पोजीशन में रख के इसमें देख रहे हैं, +1 करके देख रहे हैं, तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आता, तो आपको इसके ये पता है कि अब ये जो है आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है, यानी आंसर आपका, एक तो ये टेबल आपकी टेबल ऑप्टिमम टेबल है और द 920 इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक 0 x31 वाली पोजीशन पे एक 0 भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप प्लस इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे इस वाली पोजीशन पे तो सोल्यूशन ना ही इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो ये किस चीज की कंडीशन दिखा रही है, अल्टरनेट ऑप्टिमम की दिखा रहा है कि मतलब एक और ऑप्टिमम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +θ रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्टिमम की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने +θ रखा तो ये वाला लूप बनेगा और फिर चेक करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये एक और सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन टेबल दी जिसका आंसर सेम है विच इज 920 ओनली, लेकिन बट दिस इज सम डिफरेंट टेबल। ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सोल्यूशन आपका बिल्कुल ऑप्टिमम है, 920 इज द आंसर। ठीक, दिस इज हाउ द स्टेपिंग स्टोन वर्क। तो ये थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है
कि सब पहले एक बार सब में +1 करके देखो, लूप बनाओ, फिर उसका इंक्रीमेंट चेक करो, ठीक है। तो ये करने के बाद जब आपको एक बार सोल्यूशन आए, फिर से एक बार से +1 रख के सारी टेबल्स में चेक करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सोल्यूशन मिल गया, ठीक। और उसके बाद हमने एक चीज और देखी कि ये एक अल्टरनेट ऑप्टिमम कैसे दे रहा है, ठीक। ये बात समझ में आई कैसे करा हमने? हेलो, यस सर, ये क्लियर हो गया। और सबको क्लियर हुआ? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ? सर इसमें माइनस चेक करना है ना, किसमें माइनस में आ रहा है? हाँ, किसमें, जैसे मान लो किसी देखो, ये बात ये कह रहे हैं, देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने एक बेसिक विजुअल सोल्यूशन निकाला। अगर इसके अलावा किसी पोजीशन पे हमारा ऑप्टिमम है, तो किसी दूसरी जगह पे ऑप्टिमम होगा, यानी यहाँ पे कुछ मेरी वैल्यूज होगी या दूसरी पोजीशन पे कोई वैल्यू होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रख के चेक करेंगे कि +1 करके हर जगह देखेंगे, ये कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से लूप बनाएंगे। और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी रखने पे मेरा जो सोल्यूशन है डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हम जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है, ठीक है। ये चेक करने के बाद अगर कहीं पे नेगेटिव आता है, तो हम लोग वहां पे थीटा रख के, या थीटा का मतलब ये है कि वहां पे ऐसी क्वांटिटी रखने की कोशिश करते हैं जो हम जितना मैक्सिमम रख सके, यानी हमें +θ यहाँ पे अगर यहाँ पे कर रहा है, तो हम लोग एक लूप बनाएंगे, तो यहाँ पे -θ होगा, यहाँ पे +θ होगा और यहाँ पे -θ होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू से हमारी 40 आई। 40 क्यों आई? क्योंकि देखिए यहाँ पे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं 10+ कितना भी कर सकता हूँ, 10+ 1 लाख भी करूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव में नहीं ला सकता किसी भी क्वांटिटी। तो नेगेटिव में ना लाने की कंडीशन क्या है, 50 - θ और 40 - θ वाली। तो मैं मैक्सिमम थीटा की वैल्यू 40 रख सकता हूँ, ताकि ये वाला सेक्शन गायब हो जाए और ये 40 उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो एक बार जब आपने ये चेक कर लिया कि यहाँ पे 40 आ गया, तो उसके बाद आपने एक बार सोल्यूशन निकाल लिया इसका, ठीक है, विच इज 920। अब ये फिर से चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ये जो सोल्यूशन निकल के आया वो ऑप्टिमम है कि नहीं। तो फिर से आपको जो टेबल गिवन है, जो आपने चेंज करके आया, उसमें +1 फिर से करेंगे, सारे लूप बनाएंगे और देन वी विल डिसाइड कि ये है कि नहीं। अगर किसी पोजीशन पे आपके सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और एक पोजीशन पे आपका 0 आ गया, तो ये अल्टरनेट ऑप्टिमम कंडीशन है, यानी उस जगह पे अगर आप कोई भी क्वांटिटी रखने की कोशिश करते हैं, तो जो सोल्यूशन है वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे +θ रखने की कोशिश करी और दूसरा एक सोल्यूशन निकाला जो कि 920 ही रहेगा, जो पहला सोल्यूशन निकला था वैसे ही है, बस टेबल चेंज हो गई, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अल्टरनेट ऑप्टिमम, ठीक। हमने अल्टरनेट ऑप्टिमम का कॉन्सेप्ट ही समझ लिया इससे। बात क्लियर होगी? हेलो, यस सर, थोड़ा लेंदी लग रहा सर, लेकिन समझ में आ गया स्टेप। हाँ, ये थोड़ा लेंदी है। इसके बाद हम जो लेंदी कब है वो वाला देखते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और जिसको हम मोडी मेथड और यूवी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सोल्यूशन बड़ा तेजी से देता है, ठीक है। तो अगर आप 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, मतलब 3-4 लाइनें हैं इसमें, जो आपको अगर समझ में आ गई तो ये मेथड में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आपने निकाला, कैसे निकाला? वो 3 मेथड, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, या फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, या फिर किसी और भी मेथड से आपने ये जो है बेसिक विजुअल सॉल्यूशन निकाला। और ये बेसिक विजुअल सॉल्यूशन 4 कंडीशन पूरी करनी चाहिए इसमें। कौन कौन सी 4 कंडीशन? रो और कॉलम का सम जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, लूप नहीं बनना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, और एग्जैक्ट M+N-1 वाली एलोकेशन, ठीक है। ये एलोकेशन होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से वो कंडीशन है। आपने जब ये सारी कंडीशन चेक कर ली, तब ये बेसिक विजुअल सॉल्यूशन बन के आपके पास आ गया, ठीक है। दिस इज अ बेसिक विजुअल सॉल्यूशन विच वी हैव टेकन। अब इसमें क्या करेंगे आप? U1 V1 U2 V2 लिखना कोशिश करेंगे। सबसे पहली बार आपने यहाँ पे लेफ्ट में लिखा U1 U2 और U3, ठीक है। कितने? यहाँ पे U1 लिखा, यहाँ पे U2 लिखा और यहाँ पे U3 लिखा। इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सिमिलरली यहाँ पे V1 लिखा, V2 लिखा, यहाँ पे V3 लिखा एंड V4 लिखा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये, बस 2 मिनट की बात है। अगर समझ में आ गया तो आगे, नहीं तो फिर चला गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? किसी को भी आप वैसे इसमें से 0, एक पहले वाले को 0 रख के देख सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम हमेशा याद रखिएगा कि आप U1 को 0 रखिए, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो, ठीक है। क्योंकि कई बार दूसरी पोजीशन में रखने के लिए आपको नेगेटिव भी देखना पड़ता है। तो आप ये ख्याल करिए कि आप हमेशा U1 को 0 रख के ही सोल्यूशन स्टार्ट करिए। तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए आपने U1 को 0 रख दिया, ठीक। अगर U1 को आपने 0 रखा यहाँ पे, तो उसके बाद हमें क्या करना है? बाकी सारे सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं कोने पे लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे U1 को सबसे पहले 0 रख लिया। अब मुझे फाइंड आउट करनी है U2 की वैल्यू,
और U3 की वैल्यू, ठीक है, उसके साथ में V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू और V4 की वैल्यू, ठीक है। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जो जो अलॉटेड बॉक्सेस हैं, अलॉटेड बॉक्सेस कौन कौन से, आपको एक वाला अलॉटेड बॉक्स है, एक वाला अलॉटेड 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 है, और देन दिस वन इज अलॉटेड, ठीक। इन सब में क्या करना है, इन सब में कंडीशन ये है अलॉटेड वाली पोजीशन पे कि UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ, ठीक है। यानी U और V का समीशन, ये जो कॉस्ट है उसके बराबर आएगा। बात समझ में आ रही? हेलो, फिर से बोलूं कि UI प्लस जो अलॉटेड वाली पोजीशंस हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ फॉर अलॉटेड वन, ठीक है। अलॉटेड वन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, UI प्लस VJ की वैल्यू CIJ के बराबर होगी, ठीक है। तो अलॉटेड में सबसे पहले आप यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके V1, V2, V3, V4, U2 और U3 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, U1 की वैल्यू आपने सबसे पहले 0 रखने से स्टार्ट करना है, इसलिए आपने U1 की वैल्यू 0 रखी। अब इसकी वजह से V1 की कैसे आएगी वैल्यू, यू विल गेट कि U1 प्लस V1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्योंकि U1 की वैल्यू 0 है तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे 4 आ जाएगी। बात समझ में आई? हेलो हेलो, ऑनलाइन है सर? सी उसकी क्वांटिटी है ना सर? अरे मतलब वो, हाँ, कॉस्ट है कॉस्ट है। हाँ, हाँ, ये सी 6, कॉस्ट 8, होती है, ठीक है, 468 है सर। ठीक। अब ये आपने एक बार ये V1 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके अलावा आप कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, इसको देख के आप एक और निकाल आराम सकते से हैं सर, जितने जगह पे ये दिया है निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ हाँ 20 मतलब जहाँ भी है। हाँ, तो यहाँ पे आप कैसे निकालें, ये दिस U1 प्लस V2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। तो इसके V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। अब V2 की वैल्यू आपने 6 निकालनी है, तो उससे U3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। U3 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, U3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V2 प्लस U3 की वैल्यू आनी चाहिए 7 के बराबर, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू इक्वल टू 1। उसके बाद आप U3 की वैल्यू पता कर लिया, तो आपको ये U4 की वैल्यू पता चल सकती है। V4 की वैल्यू पता चल जाएगी कैसे, U3 प्लस V4 इक्वल टू 8 होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। आपने जब 7 निकाल लिया, उसके बाद आपने ये 7 निकाल लिया, इसके अलावा और कैसे पता चलेगा बताइए। इसके बाद कैसे करेंगे, U2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। सर ये सेकंड वाली पोजीशन में एक 6 है ना, वो U2 प्लस V3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। हाँ, V3 की पता है आपको पोजीशन वैल्यू, U2 प्लस V4 और V3 को सर U1 से नहीं निकाल सकते, लेकिन वो तो V4 वहां की पे वैल्यू कोई पता चल वैल्यू जाएगी V3 की वैल्यू कैसे पता करोगे, बता रहे हो। सब V4 की U1 वैल्यू प्लस V3 इक्वल टू 8 नहीं कर सकते? नहीं नहीं, तो वही तो मतलब अलॉटेड पोजीशन को देखना है, खाली अलॉटेड पोजीशन, वही तो बता रहा हूँ मैं उतनी देर से, अलॉटेड पोजीशन पे अलॉटेड देखना पे है। सर निकाल ही नहीं सकते, 6 इक्वेशन से 6 अननोन। अरे 6 इक्वेशन है ना, कितने, 1 2 3 और 4 वो 5 उसकी बात नहीं, अब यहाँ पे ठीक है। इक्वेशन है ही नहीं। यहाँ पे ये देखो V4 है आपके पास, तो इससे U2 की वैल्यू निकल जाएगी, U2 प्लस V4 इक्वल टू 7 हो जाना चाहिए, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, तो V3 की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। ये हमेशा होगा, मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं कि ऐसा आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आपने M प्लस N-1 वाली कंडीशन फुलफिल करी है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ अलॉटमेंट जो है आपने फुलफिल करे हैं M प्लस N वाली कंडीशन, तो ऐसा होगा कि आपकी U1 और V1 की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई, कैसे निकाला बात समझ में आ रही है। आपको खाली अलॉटेड पोजीशन में करके ये V1 V2 V3 और U1 U2 U3 के इस तरह से आपको निकालनी है। तो बात समझ में आई या फिर से बताऊं, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो। हेलो हेलो, नेट गया क्या सर? ये तो Yes, नहीं sir. सर, नेट है, क्लियर है, हमको समझ में आ गया सर। बाकी सबको आया? यस सर। अगर नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आप 15-20 मिनट तक मैं जो बात करूंगा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले U1 को 0 रखना है, और उसके अलावा फिर उसकी मदद से U2 U3 और V1 V2 V3 और V4 की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और खाली अलॉटेड पोजीशन में कॉस्ट की वैल्यू को चेक करना है, ठीक है। आपने जब एक बार ये कर लिया, उसके बाद आपके पास जब U1 U2 U3 और V1 V2 V3 और सबकी वैल्यू आ जाएगी, देन हमें इसके बाद क्या करना है, जो नॉन अलॉटेड पोजीशंस है, ठीक है,
जो नॉन अलॉटेड पोजीशंस हैं उनमें क्या करना है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, यानी जो नॉन अलॉटेड पोजीशन है, नॉन अलॉटेड कौन कौन सी पोजीशन है, 8 ये वाली पोजीशन है एक तो, ठीक है, दिस वन इज दैट पोजीशन। इसमें क्या करना है, 8 ये जो सी आई जे कौन सा होगा आपका जो कॉस्ट है दैट इज 8 में से ये दिस माइनस दिस कर लेना, ठीक है, यानी 8 में से माइनस 6 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2। बस समझ में आ रही है। ये नॉन अलॉटेड पोजीशन दूसरी कौन सी है आपके पास, दिस 8 इज द नॉन अलॉटेड पोजीशन। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 में से 7 और 0 को माइनस करना है विच इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से 4 गया प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है। यहाँ पे नॉन अलॉटेड पोजीशन दिस इज द 8 में से 8 माइनस 6 और 0 विच इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेकिन इससे तो हमारा वो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। क्या, अभी हम लोग खाली एक एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये आपने वो क्वांटिटी नहीं निकाली है, ठीक है, आपने क्वांटिटी नहीं निकाली, ये खाली आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये अलग सी चीज है, ठीक है। ये अभी हम लोग ये नहीं निकालने की हमने यहाँ पे कोई क्वांटिटी रखी है, हम ये देख रहे हैं कि ये कौन से उसमें हमारा प्लस और माइनस आ रहा है, बस समझ आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। तो हमने क्या करा इसमें, सी आई जे मैंने यू आई प्लस वी जे से क्या करा, 8 जो सबसे पहले अनोटेड, 8 माइनस 6 माइनस 0 विच इक्वल टू प्लस 2। ये बेसिकली आप अगर ध्यान दें, मैं बना लेता हूं, तो ये आप जब इसको कर लेंगे देन यू विल गेट दिस टेबल प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 आएगा। ये कैसे निकालने, बात समझ में आ रही। अनअलॉटेड पोजीशन पे खाली आपको चेक करना है, यहाँ पे 8 में से 6 और 0 को माइनस करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट प्लस 2, इसको आप ब्रैकेट में अलग से लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज नॉट अलॉटमेंट, हमने अभी तक अलॉटमेंट्स नहीं करे। सिमिलरली यहाँ पे अगर यहाँ 8 में से 7 और 0 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट प्लस 1। सिमिलरली दिस अनअलॉटेड पोजीशन कौन सी, 6 में से 4 और 0 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट प्लस 2। सिमिलरली 8 में से 6 और 0 माइनस करेंगे यू विल गेट प्लस 2। और सिमिलरली यहाँ से 5 में से 1 और 4 को माइनस करेंगे यू विल गेट 0। एंड 6 में से आप 6 और 1 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट माइनस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें देखिए प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 0 माइनस 1। अगर आप स्टार्टिंग में देखें स्टेपिंग स्टोन मेथड को हम लोग देखें, जो हमारी स्टार्टिंग टेबल आई थी पहले वाली, दैट इज प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 0 1, ठीक है। ये वही चीज है जो हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। बेसिकली आपने जो एक एक करके देख रहे थे, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एक का इंक्रीमेंट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस 2 का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी यहाँ पे प्लस नेट पूरे ओवरऑल टेबल में प्लस 2 की वजह से प्लस 2 का चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमें क्या देखना है, वो जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव आ रहा है वहां पे हमने क्वांटिटी रखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कौन सा है, प्लस 2 प्लस 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग प्लस थीटा करेंगे, और वो किसमें रख करेंगे, ब्लैंक वाली पोजीशन पे करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस थीटा करेंगे, ठीक, तो यहाँ प्लस थीटा करेंगे तो फिर ये जो है आपका वो जो लूप जो बनने वाली बात है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे माइनस थीटा करा, यहाँ प्लस थीटा करा, यहाँ माइनस थीटा करा, ठीक है। एक बार आपका निकल गया तो ये वही टेबल है जो पहले मिल रही थी, ठीक, विच इज दिस 20 20 50 10 और यहाँ वाली, ठीक। तो इसका जो सोल्यूशन है दैट इज गोइंग टू बी 920 ओनली, जब इसके ओवरऑल कॉस्ट आप फाइंड करेंगे। सिमिलरली इसको फिर से एक बार यूवी मेथड से फिर से रख के देखेंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे u1 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। जो टेबल गिवन है उसको फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे, और फिर से वो आपको अगर सारे के सारे, क्योंकि ये प्लस देगा, अगर ये प्लस देगा सारे के सारे नॉन अलॉटेड पोजीशन में, देन वी कैन से कि द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दोबारा से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक। और अगर यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा है तो वो अल्टरनेट ऑप्टिमम की कंडीशन है, ठीक। तो बेसिकली ये जो मैंने बाद में ये निकाला है ये अनअलॉटेड पोजीशन पे, वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जब आप प्लस 1 का इंक्रीमेंट वहां पे उस पोजीशन पे करेंगे तो जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो कितने का हो रहा है। पहली वाली पोजीशन पे करने में जो ओवरऑल कॉस्ट है वो प्लस 2 हो जा रही है, ठीक है। दूसरे इस वाली पोजीशन पे चेंज करने पे द कॉस्ट इज प्लस 1 का, लेकिन जब यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट अगर एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब ये चीजें कब तक करती रहनी, जब तक हमारी जो कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे नेगेटिव आता चला जा रहा है, जिस टाइम पे सारे के सारे बोलो, ये तो पिछले वाले स्टेप को सर एक लाइन में कर दिया। हाँ वही है, तभी तो मैं कहा कि लोग जनरली क्या करते हैं
कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए वोगल अप्रोक्सीमेशन आप बुक्स में देखने का वोगल अप्रोक्सीमेशन करेंगे जनरली, अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेपिंग स्टोन मेथड का जल्दी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन बहुत लेंथी हो जा रहा है, ठीक है। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और इन दोनों का अगर आपने इंप्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें भी पेनल्टी का कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, और इसमें भी यूवी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो लोग थोड़ा बचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत ही तेजी से सोल्यूशन निकाल देंगे दोनों से, ठीक है। सो आई थिंक किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो बताओ अभी कि ये कैसे करा हमने मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थीटा इक्वल टू अगर 50 रखते हैं तो फिर अलग दूसरी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, अगर मान लो यहाँ पे प्लस थीटा की, अब मान लो ये प्लस थीटा यहाँ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाए, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे इस वाले कॉलम में मैं मैक्सिमम 50 रख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस थीटा करा तो यहाँ पे माइनस थीटा करना पड़ेगा, यहाँ प्लस थीटा करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये 50 है, 50 ही आ सकता है, तो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे 49 करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे 2 रखूंगा तो यहाँ 48 करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 रखूंगा तो यहाँ पे 40 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या करा, अब मैं मैक्सिमम थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, वो मैं देखो, मैं किसी भी कॉलम में या फिर किसी भी पोजीशन पे मैं ये नहीं करूंगा कि वहां पे नेगेटिव आ जाए, ठीक। नेगेटिव कब नहीं आएगा? मान लो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 की 11 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थीटा की वैल्यू 20 रख दूं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। फर्क किस में आएगा? नेगेटिव होने से बचाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 50 रख देता हूँ तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये कौन सी चीज को फेल कर रहा है? हमारी नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन को फेल कर रहा है, ठीक है। तो मैं वहीं फिर से बता रहा हूँ आपको, थीटा की जब आपने यहाँ पे थीटा रखा है तो उस चीज में ख्याल करिए कि जो नेगेटिव वाली है, यानी आपने 50 माइनस थीटा करा, यहाँ पे प्लस है, प्लस को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो यहाँ पे नेगेटिव करा उसमें जो सबसे छोटा है उसी को मान लीजिए थीटा है, तो इसमें 50 एक है और 40 है। 40 को अगर आप थीटा का बराबर रख देंगे तो यहाँ ये यहाँ से गायब हो जाएगा और थीटा यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर इसको मैं 50 रख देता हूँ, मान लो थीटा की वैल्यू में 50 रख देता हूँ तो ये -10 हो जाएगा और नॉन नेगेटिव कंडीशन को हमारी फेल कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं चाह रहा हूँ। डिमांड मतलब माइनस में होना आना चाहिए ना। हाँ, कोई भी क्वांटिटी माइनस में नहीं रह सकती ना। मतलब ये तो क्या दिखा रहे हैं, ये क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव में होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये जो और कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन आफ्टर गेटिंग द बेसिक विजुअल सोल्यूशन। तो हमने पहले बेसिक विजुअल सोल्यूशन समझ लिया और एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाल समझ लिया। अब इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस को समझते हैं कि इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, ठीक। तो देखिए स्पेशल केसेस हैं इसके अलावा। ये आपके पास बेसिक बस इतना सा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अगर आप ये चीज समझ गए, ये पूरा ये 3 मेथड और ये 2 ऑप्टिमल वाले मेथड का अगर आपको ठीक ठाक समझ में आ गए तो आप लगभग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डील कर देंगे। इसके बाद स्पेशल केसेस हैं इसके सारे, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है अल्टरनेट ऑप्टिमम का, जो हमने अभी डिस्कस करा। किसी पोजीशन पे 0 आ रहा है तो उसको हम लोगों को देखना है कि वो अल्टरनेट ऑप्टिमम को दिखा रहा है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? एक है डीजनरेसी का, एक है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, एक है प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक है मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन, और ये एक है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीजनरेट को समझेंगे कि वो डीजनरेसी का क्या मतलब है, ठीक। अगर आपको याद हो तो मैंने जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जब समझाया था, और उसके अलावा क्या बताया था, लीस्ट कॉस्ट मेथड समझाया था पिछले लेक्चर में, और उसके अलावा एक था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसमें नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने थे? 5 थे, इसमें 6 थे, ठीक है, और इसमें कितने थे? 6 थे, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमारे पास नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, और हमारे m+n-1 कितना दे रहा था? हमारा उस टाइम पे 6 दे रहा था, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, प्लस m+n-1 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो ये क्या है, हमारा एक डीजनरेट सोल्यूशन है, ठीक है, डीजनरेट बेसिक विजुअल सोल्यूशन। अब इस डीजनरेट बेसिक विजुअल सोल्यूशन को हम लोगों को ऑप्टिमम सोल्यूशन को कैसे निकालना है उससे, वो चीज समझते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो डीजनरेट सोल्यूशन का क्या मतलब है कि m+n-1 वाली कंडीशन जो है हमारी फुलफिल ना हो, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, उससे कम आ रहा है तो हम बोलेंगे कि डीजनरेट सोल्यूशन। तो ये एक डीजनरेट है। अब ये डीजनरेट क्यों है? यहाँ पे अलॉटमेंट्स देखें, अगर 1 2 3 4 5 अलॉटमेंट्स आ रहे हैं, और m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है आपके पास m इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, दिस इज 3, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास? n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, n इक्वल टू 4। तो m+n-1 इक्वल टू
विच इज 3 + 4 7 - 1 = 6। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, बट वी हैव ओनली 5 अलॉटमेंट। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकल गया। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको एप्सिलॉन जो है वैल्यू कहीं पे रखनी है जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 होती है, उसको आप में एक इमेजिनरी नंबर रखना है। ठीक, अब इसी को रखते हैं हम लोग। बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे, आपने u1 रखा, u2 रखा, u3 रखा, v1 रखा, v2 रखा, v3। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन कहीं रख रहे हैं। आप एप्सिलॉन ऐसी पोजीशन पे नहीं रखेंगे जो लूप बना दे। अगर सपोज करिए आप ये बोलें कि एप्सिलॉन मैं यहाँ रख देता हूँ सर, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक लूप बना देगा। ठीक, सो वी डू नॉट वांट दैट। इसके अलावा एप्सिलॉन अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो पॉसिबल है क्या, ये गया तो हाँ, ये भी एक पोजीशन है जहां पे आप एप्सिलॉन रख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा और कौन सी पोजीशन है, अगर मैं एप्सिलॉन यहाँ पे रखूं तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए लूप। इसके अलावा मैं इस पोजीशन पे अगर एप्सिलॉन रखता हूं तो ये लूप बनाएगा क्या? नहीं बनेगा। और इसके अलावा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे भी नहीं बनेगा शायद, इस पोजीशन पे भी नहीं शायद बनेगा, देखना पड़ेगा। और तो आप किसी भी पोजीशन, तो किसी भी पोजीशन पे रह सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो अगर आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोडी मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज ख्याल करनी है कि जैसे सपोज करिए आपके पास प्रॉब्लम है 20 20 10 50 और 50, 20 20 10 और 50 और 50। ठीक है, ये इनिशियल प्रॉब्लम है। आपने u1 u2 u3 की वैल्यू निकाली, v1 v2 v3 और v4 की नाम। दो चीजें एप्सिलॉन रखते टाइम आपको ख्याल करनी है कि एक तो पहली बात वो लूप ना बनाए। ठीक है, ये चीज का बड़ा ख्याल करना है कि वो लूप ना बनाए किसी भी कंडीशन पे। और साथ में वो v4 और जो v1 v2 और v3 की जो वैल्यू है उनको फाइंड करने में मदद करे। कैसे, सपोज करिए मैं इनिशियली बोल रहा हूँ कि इस पोजीशन पे कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे u1 u2 और u3, ठीक है, v1 v2 v3 और v4 ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, u1 की वैल्यू मैंने इनिशियली 0 रखी, तो उसकी वजह से क्या क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मेरे पास v1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, डेट इक्वल टू 4। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब u1 की वैल्यू पता है तो मुझे v2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, v2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब u1 की वैल्यू पता, v2 की वैल्यू पता है तो u2 की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी इन दोनों की वजह से। ये v2 की और u2 की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल टू +2। ठीक, यानी 8 - 6 इक्वल टू +2। इसके अलावा आप आगे बढ़ सकते हैं क्या, इसके बाद इसके अलावा आप कोई पोजीशन पे और निकाल सकते हैं। हेलो, आप v3 निकाल सकते हैं, v3 निकाल सकते हैं सर। ठीक है, विच इक्वल टू 6 - 2 विच इक्वल टू 4। ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर, एक u3 और v4 वाला भी है, u3 और लेकिन v4, उसके लिए पहले u3 निकालना पड़ेगा। u3 कैसे निकालोगे बताओ? तो ये मतलब ये पांच खाली 5 अलॉटमेंट्स है ना अभी तक, तो आपको एप्सिलॉन ऐसी जगह पे रखना है ताकि आप इन दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। आप चाहे यहाँ पे रख दें तो उसके करस्पॉन्डिंग v4 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वजह से v4 की वैल्यू पता चल लग जाएगी और लूप भी नहीं बन रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे मैंने यहाँ पे, अरे यार, इसकी जगह यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरी क्या हेल्प हो रही है, v4 मुझे पता, v3 मुझे पता चल गया था, उसके करस्पॉन्डिंग में u3 निकाल लिया और उसकी वजह से मैंने v4 निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? तो जो एप्सिलॉन है मैं उसको ऐसी पोजीशन में रखना है कि वो लूप भी ना बनाए और जो है मेरा v1 v2 और v3 और v4 की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करे। ठीक, बस इतनी सी बात है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द डीजेनरेट प्रॉब्लम आल्सो। ठीक, उसके बाद आपने जो सोल्यूशन, एप्सिलॉन के टर्म में ही सर आंसर रहेगा। हाँ, एप्सिलॉन के टर्म्स में रहेगा, मैं अभी वही बता रहा हूँ। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि आपने इस तरह से टर्म को निकाल लिया। ये क्यों निकाला, बात समझ में आ रही है? हमने एप्सिलॉन यहीं पे क्यों रखा, ताकि हमारी जो आगे u3 की वैल्यू और v4 की वैल्यू में आगे को प्रोसीड कर सको और लूप भी ना बनाए। ठीक, अब बात आती है, ये तो आपकी पता चल गई, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? इसके बाद जब आपकी सारी ये u1 और v1 की वैल्यू पता चल गई, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? यहाँ पे जो नॉन अलर्टेड पोजीशन है उसमें प्लस वो जो क्या कहते हैं छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब आप सारे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट, यहाँ पे u1 इस वाली पोजीशन पे कितना आएगा, u1 और ये नॉन अलर्टेड पोजीशन पे 8 - 4 और -0 विच इज +4। ठीक है, ऐसे करके आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, तो यू विल सी कि यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं। ठीक, अब एप्सिलॉन की वैल्यू एक्चुअल में 0 है। ठीक है,
एप्सिलॉन की आपकी एक्चुअल में वैल्यू 0 है, ठीक। तो आपने क्या करा, अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी -1 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे भी -1 आ रही है, तो मैं यहाँ पे प्लस थीटा रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देन आई हैव टेकन प्लस थीटा यार, और यहाँ पे ये बना, तो दिस इज प्लस थीटा, दिस इज माइनस थीटा, दिस इज प्लस थीटा, दिस इज माइनस थीटा। अब क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू खुद ही 0 है, तो क्या होगा, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन को रख सकते हैं इसके बराबर। तो ये जो एप्सिलॉन है वो खिसक के इधर आ गया, ठीक। तो एप्सिलॉन यहां से खिसक के आएगा, सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी तक जो सोल्यूशन आया उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, विच इज 20 इंटू 40, 6 इंटू 20, जो यहाँ पे है 20 इंटू 40, सॉरी 20 इंटू 4, 6 इंटू 20, 8 इंटू 10, 6 इंटू 50 एंड 8 इंटू 50 और 6 इंटू एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 0, और ये उठ के यहाँ पे भी आ जाए तब भी ये एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया अभी तक, ठीक। फिर से आपको ये टेबल दोबारा से बनानी है, ठीक है, और ये दोबारा से अप्लाई जब करेंगे तो आप ये देखेंगे ये जब प्लस थीटा आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह प्लस थीटा आएगा, आपने क्या करा, जब इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे -2 आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा से इसको यूवी की वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है, बाय यूजिंग दैट, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने प्लस थीटा करा, यहाँ पे माइनस थीटा करा, यहाँ पे प्लस थीटा करा और माइनस थीटा करा, अब यहाँ पे प्लस आ चुका है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा की ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम आप रख सकते हैं। तो हमारे पास दो नेगेटिव है, दिस इज 10 माइनस थीटा एंड 50 माइनस थीटा, तो आप इसकी वैल्यू थीटा के लिए 10 रख देंगे। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू 0 होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी 10। तो क्या होगा कि आपकी टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक, और इसमें एप्सिलॉन गायब हो जाएगा। अब ये जो चीज है, अब जैसे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में समझा था कि जब डीजेनरेट सोल्यूशन आता है, तो ऐसा नहीं कि डीजेनरेट सोल्यूशन जब टाई की कंडीशन आती है मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स आई में, तब हमारे डीजेनरेट सोल्यूशन होता है। तो ये डीजेनरेट सोल्यूशन की वजह से कभी भी सोल्यूशन नहीं आया ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डीजेनरेट सोल्यूशन हमेशा क्या करता है, सोल्यूशन को डिले कर देता है। तो बेसिकली इसने क्या करा, यहाँ पे जब डीजेनरेट सोल्यूशन आ रहा है तो क्या हो रहा है, डीजेनरेसी आ रही है इसमें, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक स्टेप बढ़ गया और बाद में डीजेनरेसी खत्म भी हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप दोबारा से चेक करेंगे, यहाँ पे माइनस आया, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो टेबल आपकी वही चीज दे देगी जो स्टार्टिंग में, विच इज 920। बस में ही, हेलो, थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हो तो पूछ लो अभी तुरंत। सर वो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू निकाले U1 U2 U3 की, उसको सर एक बार समझा दीजिए। कौन सा, जो दूसरी बार हम लोग दूसरी बार वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एक बार वैल्यू निकाल लिए, हाँ। जब दूसरी बार निकालने जा रहे हैं वैल्यू, यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। तो अब जब आप जो टेबल बनी अभी, हाँ, तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे U1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है जब खिसक के आ गया तब की बात है। U1 इक्वल टू 0 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। U1 इक्वल टू ये, इसकी वजह से 6 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आप और कुछ निकाल सकते हैं इसके बाद आप निकाल सकते हैं, तो ये तो वही है ना सर जो पहले निकाले थे इसके, हाँ पहले वाला है। इसके बाद जो इसके बगल में बना है सर वो अच्छा कैसे ये, तो हाँ। U1 की इसकी वजह से 4 आ गया, ठीक है, और U1 और इसकी वजह से 2 आ गया, ये बात क्लियर हो गई। इसकी V2 की इसकी वजह से ये जो है क्योंकि अब ये माइनस यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से गायब हो जाएगा ये, और एप्सिलॉन यहाँ खिसक के आया ना अभी, तो ये तो गायब हो, तो ये जो वैल्यू है ये है इन दोनों की वजह से आ रहा है, यानी जो 7 अब 10 को कंसीडर नहीं करेंगे सर, 10 वाले को 10 वाले को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, 10 वाले को कंसीडर करना पड़ेगा। 10 वाले को कंसीडर, क्योंकि अब ये तो एप्सिलॉन है ना, ये अभी कुछ ने कुछ इफेक्ट नहीं डाला है। ये एक्चुअल में क्या है, देखो बात समझो, ये उठ के यहाँ पे आया, ठीक है। अब तो ये नई टेबल बन रही है, ठीक, इसी में मैंने ओवरलैप कर दिया। एक्चुअली बात ये है, देखो बात समझो कि आपने ये सोल्यूशन निकाला, ठीक है, इसके बाद आपने ये पूरा वो करा, ये उठ के इधर आ गया, ठीक। अब यहाँ इसकी वजह से आपके चेंजेस आए होंगे इधर पे। अब ये क्या है कि उसके बाद मैंने इसके ऊपर ही टेबल बना दी है, ठीक। तो 10 तो वहीं का वहीं रहेगा ना। अभी जब एप्सिलॉन इधर खिसक के आया, क्यों आया खिसक के, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस थीटा करा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 माइनस थीटा करा है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू में कितनी रख सकता हूँ, एप्सिलॉन रख सकता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। तो इस वजह से एप्सिलॉन यहाँ उठ के आया, कोई इफेक्ट नहीं आया, 10 यहीं पे यहीं रह गया, ठीक है। इसके बाद दोबारा से जब मैंने जब यूवी की वैल्यू की निकलने के बाद दोबारा से बनाया है, इसके बाद ये जो एप्सिलॉन गायब हुआ है, बात समझ में आ रही। तो ये जो निकली है वो 10 तो अभी यहीं पे रुका हो गई। एक्चुअल में क्या है, इसके बाद ये स्टेप आया, ये अभी टेबल ये बना नहीं है, ठीक। आपने यूवी की वैल्यू फाइंड आउट करी, उसके बाद जो है ये लूप बना है, बात समझ में आ रही है। ये लूप क्यों बना है, -2 की वजह से बना है। -2 कहां से आया, जब आपने इधर से इस वाली टेबल पे आए हैं, उसके बाद आपने ये यूवी की वैल्यू फाइंड आउट करी है,
उसके बाद जब यहाँ पे प्लस ये सारे निकाले हैं, उसके बाद -2 बना है, तब जाके लूप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 10 का 10 है यहाँ पे पहले से। ये तो अगले वाले स्टेप में गायब होगा ना, ये तो मैंने एक्चुअली ठीक है सर। ये अब ये एप्सिलॉन कैसे गायब हुआ सर, ये एक बार समझा दीजिए। देखो एप्सिलॉन कैसे गायब होगा, ये बस ये यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे -2 है, ठीक हाँ, है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्लस थीटा करना पड़ेगा, ये माइनस थीटा हो गया, प्लस थीटा होगा, माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब मैं थीटा के मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, तो हमारे पास नेगेटिव में 10 माइनस थीटा है और 50 माइनस थीटा है। ठीक, ये बात है। तो थीटा की मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी 10। जब मैंने 10 रख दिया तो दिस इज एप्सिलॉन प्लस 10। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन प्लस 10 और एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा खाली 10 बचेगा। ठीक, तो नेक्स्ट टेबल में देखेंगे यहाँ पे 10 आ गया बस। ठीक, और यहाँ पे ये जो 10 था वो गायब हो गया, जो आपकी कंफ्यूजन है। ठीक है, बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी। यहाँ पे -10, यहाँ से 10 यानी ये वाला 40 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला कितना, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये वाला 10 गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक 10 आ जाएगा। ठीक, तो विच इज हियर, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 10 बचा। ठीक, दिस इज, और उसके बाद ये अगला स्टेप है। ठीक है, फिर से आप दोबारा से एक बार वो चेक करेंगे। उसके बाद जब आप लास्ट में सारी ये देखेंगे सारे के सारे पॉजिटिव या फिर 0 आ चुके हैं, तब आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 920। ठीक है, क्योंकि ये अब एक और चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टेबल वही है, मतलब कॉस्ट सारी वही है आपके पास और आपके पास सप्लाई और डिमांड सारे वही हैं, तो ऑप्टिमम सोल्यूशन हमेशा वही रहेगा विच इज 920 इन दिस केस। ठीक है, ऐसा नहीं कि 920 के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन आने वाला। ऐसा हो सकता है कि टेबल की पोजीशन चेंज हो जाए, विच इज शोइंग यू अल्टरनेट ऑप्टिमम, बट 920 इज 920, ये ऑप्टिमम है इस वजह से। लेकिन अगर आप फिजिबल सोल्यूशन में बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक का आंसर एक आया तो दूसरे का आंसर भी वही है, बट ऑप्टिमम हमेशा एक आना चाहिए। ठीक है, विच इज दिस वन इन दिस 920, चाहे किसी भी तरीके से करें। बात क्लियर होगी? ठीक है, आप चेक कर लेना। हेलो, तो सर ये मतलब इसमें ये है कि हम डीजेनरेट की कंडीशन में करते क्या है एक्चुअली, कि जो m-n+1 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, फर्स्ट स्टेप ये, और दूसरी स्टेप में हम एक एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद एप्सिलॉन को हटाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब सारे वैल्यूज जितनी भी क्वांटिटी एंट्री हो रही है जब पॉजिटिव आ जाएगी तो हम लोग रुक जाएंगे। हाँ, देखो वो जैसा पहले करते हैं वैसे करते हैं, कंफ्यूजन रखने। सर अगर एप्सिलॉन के हटने के बाद भी नेगेटिव आ रहा है तो फिर क्या करेंगे सर? एप्सिलॉन के हटने के तो आगे प्रोसीड करते रहे, जब तक ये नेगेटिव आता रह रहा तब तक प्रोसीड करते रहे। मतलब ये दिखा रहा है कि नेगेटिव किसी पोजीशन पे आ रहा है तो वो दिखा रहा है कि अभी और चांसेस है कि ऑप्टिमम आए, यानी अगर उस जगह पे रखने पे हमारे ये चांसेस हैं कि वहां पे इससे कॉस्ट कम गिर जाए। क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, अगर स्टेपिंग स्टोन मेथड में देखें, हम जब यहाँ +1 रख रहे थे तो यहाँ पे हमारे इंक्रीमेंट +2 का आ रहा था, वो जो बॉक्स में हम प्लस लिख रहे हैं ना, ये +2 +1, ये वही चीज है। आ रहा है सर, ये तो डायरेक्ट निकाल रहा है वो। तो किसी पोजीशन पे नेगेटिव आ रहा है तो ये चीज दिखा रहा है कि हमारा नेट चेंज जो है नेगेटिव की तरफ और हो सकता है, यानी क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसमें कॉस्ट और आप डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज दिखा रहा है कि अगर किसी जगह पे नेगेटिव आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि आप और उसको वो कर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, वो तब तक करना है जब तक नेगेटिव। इसमें तो हुआ भी है ना, ऐसा थोड़ा ना कि एप्सिलॉन आने के तुरंत बाद आपको आंसर मिल गया। देखिए मतलब इसमें क्या हुआ है, इस वाली यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन है, इसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सोल्यूशन आया। ठीक है, तो एप्सिलॉन को आपको देखो बेसिकली क्या करना है। देखो एप्सिलॉन हमने बस इस वजह से रखा है ताकि हमारी m+n1 वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है और इसको ऐसी इस पोजीशन पर रखना है जो लूप ना बनाए और u और v की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करते हैं हमारे, बस इतनी सी बात। ये हटे ना हटे उससे कोई मतलब नहीं है लास्ट में, और वो हटेगा जरूर, क्योंकि अगर वो नहीं हटेगा तो फिर क्या कहते हैं, वैसे भी सोल्यूशन आएगा लेकिन फिर वो चांसेस ज्यादातर ये है कि वहां पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिले। ठीक है, पोजीशन मिले ताकि वो डिजनरेसी खत्म हो। जैसे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखा था कि डिजनरेसी वाला जो प्रॉब्लम थी, जब टाई मिनिमम x/xi में टाई हो जाता है तब डिजनरेसी वाली प्रॉब्लम आती थी। उसकी वजह से क्या, अगर आप इस वाले टाई से तोड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक स्टेप बढ़ जाए। ठीक है, बट सोल्यूशन आपको ऑप्टिमम मिलेगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, डिजनरेसी की वजह से आपके 1-2 स्टेप बढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन क्या है उसकी वजह से सोल्यूशन वो 920 आना है, वो आना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
हेलो, और कोई कंफ्यूजन किसी की? आगे बढ़े। हेलो, चल रहा है ना, नहीं चल रहा है? हेलो किशन, आवाज आ रही है? यस सर। किशन आगे से बढ़, पूछ रहे हैं सर, हम तो अंकित शर्मा हूँ। तो आगे बढ़े फिर। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बहुत टफ नहीं है, बस आपको एप्सिलॉन रखना है और आगे बढ़ना है। बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप, अगर आप एप्सिलॉन को ना इस जगह की जगह इस जगह भी रखते तो ना कुछ निकलता, क्योंकि आपने U2 की वैल्यू फाइंड कर लिया तो इसकी वजह से आप V4 फाइंड कर लेते हो, V4 फाइंड हो जाता है तो इसकी वजह से आप U2 भी फाइंड कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एप्सिलॉन किसी ऐसी ज्यादा पोजीशन, वैल्यू चेंज नहीं होगी सर, U1 कुछ U2 में लास्ट की ही वैल्यू चेंज होगी एक कुछ बार। भी चेंज, मतलब अल्टीमेट सोल्यूशन वही आएगा, आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हाँ। एप्सिलॉन यस ऐसी सर। पोजीशन पे रखिए, लूप ना बनाए, बस इतना ख्याल करिए, तब भी आपका आंसर मिलेगा। ठीक, तो ठीक। हमने ये एक अल्टरनेट ऑप्टिमम वाली कंडीशन देख ली, एक डीजेनरेसी वाली कंडीशन देख ली, एक फिर एक, ये बहुत छोटी छोटी है, मैं पूरा सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ इनका, जो जो चेंजेस हैं इन सब में वो मैं बता देता हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट इज योर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था कि जो अभी तक जो भी प्रॉब्लम देखी उसमें अगर आप ये देखें तो ये जो सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है उनका समीशन बराबर आ रहा है, यानी इन दिस केस विच इज इक्वल टू 150। ठीक है, सप्लाई साइड में, और तो यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 150। ठीक, दिस इज द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जिसमें सप्लाई और डिमांड बराबर रहती है। ठीक, अब हमें ये देखना है जब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इन दिस केस जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये दीज आर द कॉस्ट आर गिवन, हियर द सप्लाई साइड इज गिवन एंड हियर द डिमांड साइड इज गिवन। ठीक है, ये द सप्लाई साइड एंड हियर द डिमांड। अगर आप इन सबको ऐड करें सो यू विल सी दिस इज 235, जो सप्लाई इज 235 एंड जो डिमांड वाली साइड है दिस इज 215। ठीक, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है कि सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है। ठीक, इन दिस केस जो भी आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे यहाँ पे 235 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कितनी की कमी आ रही है, यहाँ पे 30 कितनी की कमी आ रही है, हमारे पास 20 की कमी आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 20 के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वो बना देनी है बेसिकली। ठीक है, विच इज यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे 000 रहेंगी और यहाँ पे आपने 20 क्वांटिटी के साथ में एक और कॉलम बना दी, बस इतना सा करना है और बाकी का सारा प्रोसीजर सेम है। बस में अगर मान लीजिए यहाँ पे 250 सप्लाई साइड में 215 होता और यहाँ पे 235 होता तो क्या करना पड़ता, हमें एक रो एक ऐड करनी पड़ती है इन दैट केस। ठीक है, जो कि इसको बैलेंस कर पाए। तो बेसिकली अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा रो एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ के जिसमें जो कॉस्ट की वैल्यू है वो 0 रहेगी और सारा का सारा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व तो सर पिछले जैसे मेथड होगा, बस बैलेंस बना के कर लेना है। हाँ, बस बैलेंस बना के कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको करा नहीं रहा हूं, तो इसका आंसर है हाँ वैसे सर, 2424। तो बाकी सब सेम, मैं इन सारी चीजों में जो आपका मेन पॉइंट है वो बता दे रहा हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे आपके उसमें, और बाकी सारी जो पहले वाला प्रोसीजर है वही अपनाना। ठीक है, डीजेनरेसी को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। अब नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो क्या होता है, कई बार प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेरा मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, वॉर जोन है मान लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या दिखा रहा है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस जगह पे कोई चीज लिखी, यहाँ पे मान लो 10 लिखा, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि जो पहला वाला सप्लाई पॉइंट है A1 सप्लाई पॉइंट से B1 सप्लाई पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यानी इस वाले रूट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक, तो कई बार क्या होता है प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कई बार प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए यहाँ पे कोई रोड ब्लॉक है तो मैं A1 से B1 पे नहीं भेज सकता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रोहिबिटेड हो गया। ठीक है, कि मैं उसका यूज नहीं कर सकता, या फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है कि कोई वार जोन है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सप्लाई नहीं कर सकते बाय यूजिंग दैट रूट, देन वी विल से दिस इज द प्रोहिबिटेड रूट। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज आर कॉल्ड प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें सर्टेन रूट्स आर नॉट अलाउड टू टेक, जिसमें सर्टेन रूट्स नॉट अलाउड टू टेक। ठीक है, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो इस वाले पॉइंट पे, जैसे ये वाला पॉइंट है इसको, और ये वाला पॉइंट है और दिस पॉइंट, ये अगर आपसे बोले जाए कि ये जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक है, आपको इसको यूज नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, इन दैट केस यू टेक एम, यहाँ पे एक एम रखेंगे जिसकी वैल्यू इन्फिनाइट रख देंगे, यानी जो कॉस्ट है उसको इन्फिनाइट लगा देंगे। ठीक है, जो 10 की जगह इन्फिनाइट लिख देंगे,
और जो जो आपको रूट मना करा गया उस पर इन्फिनाइट लगा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये वाले रूट, क्योंकि आपको मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, एल्गोरिथम मिनिमाइजेशन को फाइंड आउट करने की जरूरत है, और ये क्या दिखा रहा है, ऊपर पे कॉस्ट दिखा रहा है, और जब हम यहाँ पे इन्फिनाइट रख देंगे, यहाँ पे एम रख देंगे जिसकी वैल्यू इन्फिनाइट है, तो वो क्या करेगा, अपने आप ही उसको रूल आउट कर देगा, एम को अपने आप ही रूल आउट कर देगा ड्यूरिंग द एल्गोरिथम, ठीक। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक यू कैन फाइंड आउट द क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बाकी सारा प्रोसीजर पहले की तरह है, ठीक है। बस जो जो रूट आपको मना करे गए हैं उस पर इन्फिनाइट, उसकी वैल्यू इन्फिनाइट रख दीजिए, ठीक। और उससे पहले एक चीज जरूर चेक कर लीजिए हमेशा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कि सप्लाई और डिमांड बराबर है कि नहीं, ठीक है। जैसे इस वाले केस में सप्लाई इज योर 500 एंड डिमांड इज योर 30, ठीक है। सो वी नीड टू ऐड ए कॉलम हियर आल्सो, ठीक है। तो विच इज 100 और कितने का जोड़ना पड़ेगा, विद द डिफरेंस बिटवीन दिस 500 और 30 का 770 में 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 30 डिमांड हमने यहाँ पे जोड़ दी और उसमें कॉस्ट लगा दी 000। लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आई, सपोज करिए 10 आई वैल्यू, तो वो लास्ट में 0 into 10 हो जाएगा, तो उसका जेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कॉस्ट फाइंड आउट करने में इफेक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द प्रोबेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बस आपको जो जो मना करा गया उस जगह पे इनफाइनाइट रख के आगे सारी प्रोसीजर को पहले की तरह करना है, ठीक। नेक्स्ट इज योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्ट। हेलो, क्या कुछ सवाल पूछ रहे हो? आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी अंकित। है ना, यूज कर नहीं करना क्या अभी क्या कह रहा? आवाज कट रही तुम्हारी बहुत, फिर से बोलो। हेलो अंकित, सर क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, यूज करना है कि नहीं करना है उसको। हाँ वो तो ऑफकोर्स दिया रहेगा, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है आपके पास, ठीक है। पिछले मतलब काफी टाइम से जनरली क्या होगा था, इतने अगर बड़े बड़े प्रॉब्लम पूछेंगे कि आपको पहले इनिशियल बेसिक विजुअल सोल्यूशन निकलवाया, फिर ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाला, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बेसिक विजुअल सोल्यूशन निकालते हैं, वो स्पेशल केसेस में नहीं निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये जनरल बहुत कम चांसेस है कि इस तरह की प्रॉब्लम आए, लेकिन आती है तब भी क्या करना है, आपको कॉस्ट को इनफाइनाइट रखना है, बाकी प्रोसीजर सारा सेम है जैसा आपने करा था। और कोई क्वेश्चन, क्या कह रहे हो और अंकित? हेलो, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट इज योर मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक। तो अभी तक ये जो चीजें हमने ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, ये बेसिकली मैक्सिमाइजेशन के लिए बोला जाता है। तो मैक्सिमाइजेशन क्या करते हैं, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दी होगी या फिर ये जो भी क्वांटिटी दी होगी, विच इज इट इज शोइंग कि यहाँ पे जो भी लिखा है दैट इज शोइंग यू प्रॉफिट, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट दे रखा है अभी तक, ये जो भी चीजें दे रखी, दिस इज शोइंग द कॉस्ट कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में क्या कॉस्ट हो रही है, ठीक है। अगर यहां से मैं बोलूं कि ये जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने पे बाकी सारे निकालने के बाद जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज शोइंग द प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब ये जो नंबर्स आपको सीआईजे की वैल्यू है, दिस इज शोइंग द प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर नेगेटिव है विच इज शोइंग द लॉस, ऑफ कोर्स। अगर ये प्रॉफिट है तो दिस इज शोइंग द लॉस। अगर मैं उल्टा बनाता तो उस वाले क्या कहते हैं मिनिमाइजेशन वाले केस के लिए इसको -6 करता, ठीक है, और यहाँ पे +2 करता, ठीक। तो उससे मतलब ये शोइंग द क्या कहते हैं प्रॉफिट। तो हमें इस वाले के लिए क्या करना पड़ता है, सेम प्रोसीजर है बाकी सारा। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। जैसे इस वाले में बैलेंस नहीं है, इस वाले केस में क्या है, सप्लाई साइड में कमी है, ठीक है। तो आपने एक रो जोड़ दी सबसे पहले, वो कर लिया, ठीक, ये बात खत्म। इसके बाद आप ये देखिए कि हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ में क्या करना है, रिलेटिव लॉस निकालना, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ऑफ द सेल, विच इन दिस केस हाईएस्ट इन सब में सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट कौन सा दे रहा है, विच इज 8, ठीक है। 8 is going to give you the maximum profit। तो बाकी सेल में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 8 और बाकी धीरे धीरे करके सारे सेल में से इसको माइनस करना है, यानी 8 माइनस, इस वाले केस में 8 - 6 विच इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे 8 - 6 विच इक्वल टू 2, 8 - 1 विच इक्वल टू 7, ठीक है। 8 - 2 विच इक्वल टू 10, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस प्रॉब्लम इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म। उसके अलावा आप जैसे प्रोसीजर अपनाते हैं वैसे का वैसा अपनाना है, ठीक है। जैसा सोल्यूशन पहले निकालते थे वैसा का वैसा निकालना है। बस एक चीज ख्याल करनी है, आपका एक बार जब सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, उठा के आपका सोल्यूशन नहीं निकला मान लीजिए, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आया इस वाली मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, जो आपने मैनेज करा।
उसको क्या करना है, ये सेम ये वाली टेबल है, सर जिससे मैं ये यहाँ इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन है कि ऑप्टिमल है सर? ये पूरा ऑप्टिमल तक जाएंगे ना? ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मतलब मैं आप सब जो ऑप्टिमल की ठीक। बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं बाकी सारी प्रॉब्लम। ठीक, तो बेसिकली आपने स्टार्टिंग के लिए इसको, मतलब जो मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट करा है। बेसिकली हाईएस्ट प्रॉफिट में से बाकी प्रॉफिट ऑफ द सेल निकाल है। ठीक है, जैसे 8-6 और फिर इस वाले केस में 8-6 विच इज +2, यहाँ सर पे ये 7 गिवन आएगा। रहेगा मैक्सिमाइजेशन का, कि इसको पहचानना पड़ेगा? कई बार आपको पहचानना पड़ेगा, आपको दे रखा होगा कि जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, अगर कॉस्ट होगी तो मिनिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बात समझ में? कॉस्ट को तो मिनिमम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। हाँ, प्रॉफिट आप ये अपने प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, कॉस्ट हाँ का नहीं मैक्सिमम, है ये। हाँ ये आपको ये क्या दिखा रहा है कि अगर A1 से B1 पॉइंट पे अगर आप जाते हैं तो ये पर यूनिट में आपको इतने का फायदा होता है। दिस इज शोइंग द 6। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट का शेल दे रखे हैं या फिर प्रॉफिट टाइप का दे रखा है, तो देन यू नीड टू टेक दिस प्रोसीजर। तो उसमें सबसे पहले हाईएस्ट को सबसे पहले बैलेंस्ड है कि नहीं है वो चेक करेंगे। इन दिस केस इट इज नॉट बैलेंस, तो हमने एक एक्स्ट्रा रो जोड़ दी और हाईएस्ट में से बाकी सबको माइनस करके आपको ये टेबल मिल गई। ठीक है, आप इस टेबल में, अब ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम बन गई। अब इस टेबल के अंदर आप जैसे प्रोसीजर अपनाते थे वैसे के वैसा अपनाना। ठीक है, पुराने वाले एक पहले बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। दिस इज शोइंग वन ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दिखा रहा है जिसकी वैल्यू z = 480 आनी चाहिए। अभी नहीं बता रहा हूँ क्या, या आपने जब इसमें ये इस वाली टेबल के करस्पॉन्डिंग आपने क्या करा, ये ऑप्टिमम निकाल लिया। ठीक है, इस वाली टेबल के करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम निकाला। इस वाली सेम टेबल को मैं अगले पेज पे बना रहा हूँ, ये आपने इस तरह से बना ली। जो ओरिजिनल टेबल है आपके पास, ठीक है, जो ओरिजिनल था उसको आप फिर एक कोने में साइड में रखिए उसको, या फिर उसको देखिए जो पोजीशंस हैं। ठीक है, जिसमें भी जो भी क्वांटिटी आई है, यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे 80, यहाँ पे 20 एंड दिस इज 40। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 6 × 10 -2 × 90 विच इज, जब आप सबको कर लेंगे दिस इज इक्वल टू 480। आपने जो ये सब्ट्रैक्ट करके बनाया दिस इज नॉट योर आंसर। ठीक है, मतलब आपने जो ये सब्ट्रैक्ट करके जो ये जो टेबल ये आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम से आपने इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करा, मिनिमाइजेशन से आपने सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकालने के बाद जो टेबल बनी है उससे जो पोजीशंस आई हैं उस पोजीशन को ओरिजिनल टेबल के साथ में कंपेयर करना है और उसमें रख देना है। ठीक है, आपको उन पोजीशंस पे, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इसमें रख दें। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर। आंसर किससे मिलेगा, ओरिजिनल टेबल से मिलेगा। बस हमारी व्हाट आर द चेंजेस। सबसे पहले आपको रिलेटिव कॉस्ट निकालनी है, जो हाईएस्ट में से प्रॉफिट ऑफ द सेल निकालना है, जो नई टेबल बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन निकालना है। जब आपको सोल्यूशन आ गया फिर ओरिजिनल टेबल पे उन पोजीशन पे वो वैल्यूज रख के आपको तब आंसर आएगा। ठीक, दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर द मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक, लास्ट प्रॉब्लम इज वेरी स्पेशल विच इज योर ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम समझिए कुछ इस तरह से है कि जैसे हमने ये बोला कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे कोई चीज गई सिर्फ एक डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स या फिर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे कोई चीज जाए। ठीक, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। यानी अभी तक हम जितने भी चीजें देखेंगे वो ये हम लोग ये मान रहे थे कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा सिर्फ एक ही रास्ता। ऐसा भी हो सकता है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन और एक डेस्टिनेशन से पहले वाले सोर्स पे जाए। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर डन ऑल्सो फ्रॉम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन एंड सोर्स टू सोर्स, देन दीज आर कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ये बात क्लियर हुई कि डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन और सोर्स से सोर्स और सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स कहीं भी किसी भी उसमें आपकी अगर जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है देन इट इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। ठीक, इस वजह से हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बना रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं इसमें तीर लगे हैं कि एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है। बट इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का एरो नहीं बनाते कि ये चीज नहीं दिखा रहा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो ये। अब ये इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व करना है, दिस इज सम प्रॉब्लम। इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली आपको ये इस तरह का कुछ टेबल दे रखे हैं जिसमें क्या दिखा रहा है, दो चीजें हैं। एक तो आपका सोर्स कौन सा, इसमें इन दिस केस आप ये देखेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके, फैक्ट्रीज हैं विच आर एक्स एंड वाई विच हैव रिसोर्स ऑफ 200 and 300। ठीक,
ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 2 मिनट अगर आपने ध्यान से देखा तो समझ में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे रिटेल स्टोर है विच आर द डेस्टिनेशन पॉइंट, ABC आर द रिटेल पॉइंट विच आर 100, 150 एंड 250, ठीक है। इनको इतना डिमांड है और इनका इतनी सप्लाई है, ठीक। सबसे पहले ये देखिए कि सप्लाई और डिमांड बराबर है कि नहीं। इन दिस केस दीज आर इक्वल, विच इज 500, ठीक है। ये भी 500 है, दिस इज ऑल्सो 500, ठीक। तो ये तो बात क्लियर है कि बैलेंस है। सबसे पहली बात तो जितना सोर्स के पास है उतना डेस्टिनेशन के पास उसको चाहिए, ठीक। अब इसके बाद ये दे रखा है, ये जो टेबल है उसमें कॉस्ट दे रखी है। अगर आप फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाते हैं, यानी एक्स और वाई फैक्ट्री है, उससे एक फैक्ट्री से एक्स फैक्ट्री से एक्स फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री में जाते हैं, तो ये कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। और सिमिलरली रिटेल स्टोर से अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं तो ये वाली वो वाली कॉस्ट दे रखी है। मतलब देखें कैसे, फैक्ट्री है एक्स है और भी वाई है, अगर आप एक्स से एक्स फैक्ट्री में जाएंगे तो उसी जगह पे सामान रखा रह जाएगा, दिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ 0, यानी इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। सिमिलरली वाई फैक्ट्री से अगर वाई फैक्ट्री में जाएंगे, दिस इज शोइंग द कॉस्ट ऑफ 0, ठीक। सिमिलर रिटेल स्टोर के लिए अगर आप ए रिटेल स्टोर से एक्स वाली फैक्ट्री में जाएंगे, दिस इज शोइंग द कॉस्ट ऑफ 7। ए रिटेल स्टोर से वाई फैक्ट्री में जा रहे हैं, देन इट इज शोइंग द कॉस्ट ऑफ 2, ठीक। दिस इज द टेबल जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक इस तरह की कुछ टेबल बनानी होगी, ठीक। ये यहाँ पे एक्स वाई ABC क्या दिखा रहा है, डिमांड सप्लाई पॉइंट्स दिखा रहे हैं, एंड दीज आर द जो ये वाले जो इस तरफ है वो डिमांड पॉइंट्स दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिमांड्स हैं, दीज आर द सप्लाई, ठीक। तो बेसिकली क्या करना होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा। आपके पास, आपको ये पता है कि जो एक्स वाई है उसमें कितना कितना चाहिए आपको, 500 और 500 चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें आप क्या करेंगे, अगर ये नॉर्मल टेबल होती है तो यहाँ पे एक्स वाई होता, ठीक है, सप्लाई पॉइंट पे एक्स वाई होता और यहाँ पे ABC डिमांड पॉइंट्स पे होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इन दिस प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सप्लाई और डिमांड दोनों मिक्स्ड है और सप्लाई और डिमांड दोनों मिक्स है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ए से अगर आप ए में जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ओवरऑल जो सप्लाई है, देन दिस इज 500, उसको ऐड कर देना किसमें, उस वाले इसके अंदर, ठीक है। सो ए से ए में जाने के लिए इसकी कितना है, 500 प्लस 100, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। इसके अलावा जो बी से बी में जाने के लिए कितना है, बी से बी के लिए जो 150 तो था ही, उसमें साथ में 500 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। सिमिलरली इस पोजीशन पर करेंगे, एक्स टू एक्स के लिए क्या करा आपने, जो 200 इसके बाद सप्लाई में था उसके साथ में 500 ने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली वाई से वाई के लिए आपने क्या करा, 300 तो था ही, साथ में 500 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। दिस 500 आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है और साथ में दूसरे पॉइंट्स में भी 500 ले लेना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या है, फिर से बता देता हूँ, एक्स वाई है, आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्स फैक्ट्री पे कितना रखा है, 200 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आ गया पहले से, ठीक। सिमिलरली वाई पॉइंट पे 300, ये दिस आर द सप्लाई पॉइंट, ठीक। सिमिलरली डिमांड्स कितनी थी, डिमांड थी ABC पे, दिस इज 100, दिस इज 150 एंड 250। अब आपको क्या करना है कि बाकी सबके लिए कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो व्हाट वी विल डू कि जो भी ओवरऑल था 500 विच इज 500, उन सबको ऐड कर दीजिए सब में, ठीक है। दिस इज 500 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500 कर दिया, ठीक है। और इसके साथ में इनमें भी ऐड कर दिया 500, ठीक है। तो ये एक नई तरह की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर दी। इसके बाद आपको जैसे हमने पुरानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वैसे के वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो आप इसमें जब ये देख रहे हैं कि जो डायगोनल वाले हैं इसमें क्या दिखा रहा है, डायगोनल्स आर शोइंग कि एक्स फैक्ट्री से एक्स फैक्ट्री में जाने में 0 कॉस्ट लग रही है, और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी रखेगी तो वो जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है उसमें 0 × 500 होने वाला है, ठीक है। तो जो भी डायगोनल है उसको हटा के दीज आर योर आंसर, दिस पॉइंट्स आर योर आंसर्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन गो सॉल्व द ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई बोले कि रूट निकालो इसका कि कौन सा रूट अपनाया उसने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से देखिए। सबसे पहले एक्स, यहाँ पे सप्लाई पॉइंट्स कौन कौन से, एक्स एंड वाई आर जो सप्लाई पॉइंट्स एंड ABC आर द रिटेल स्टोर। तो यहाँ पे देखिए एक्स में एक्स पॉइंट से किसी और पॉइंट पे जा रहा है क्या, ए में जा रहा है, तो एक्स से ए में जा रहा है, ठीक। और एक्स से कहीं पे जा रहा है क्या, बी में जा रहा है, तो एक्स से बी में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक्स से और कहीं जा रहा है, फिर वाई में देखिए, वाई से कहीं में जा रहा है क्या, वाई से वाई में जा रहा है, तो वाई से वाई को मतलब नहीं है, वाई से बी में जा रहा है, ठीक है। तो वाई से बी में जा रहा है ये बताना है, और उसके बाद वाई से सी में जा रहा है, देन दिस इज शोइंग वाई टू सी, ठीक। इसके अलावा और कहीं ए से किसी में जा रहा है क्या, ए से ए में जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, बी से बी में जा रहा है इसका मतलब नहीं, सी से सी में जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं। सपोज करिए अगर इसकी जगह अगर ऐसा होता, सपोज करिए एक्स वाई जेड है, एक्स वाई है, दीज आर द फैक्ट्रीज एंड ABC आर शोइंग द डेस्टिनेशन पॉइंट।
अगर किसी पॉइंट पे ऐसा हो कि यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे 50 होती है वैल्यू इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें x से y के लिए भी एक रूट बनाना पड़ता है इन दैट केस विच इज सेंडिंग द क्वांटिटी 50, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज अ ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम जिसमें आपको क्या होता है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में, सोर्स भी जो है समान और डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन और सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स किसी भी डायरेक्शन में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। दीज प्रॉब्लम आर कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको ये टेबल कैसे बनानी है। आपका ये टेबल बन गई, सारा प्रोसीजर जैसा था वैसा करना है। हेलो, बात समझ में आई? यस सर, थोड़ा सा समझ में आया। थोड़ा सा समझ में आया। तो आई थिंक टुडे तो इस तरह से हम लोगों ने ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आज खत्म कर ली। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, इसकी चीजें आएंगी। मेरा मेन मकसद ये है कि आप ये दोनों चीजें कम से कम जरूर आपको पता चलें। ये सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, बोल रहा था अंकित शर्मा। ठीक, मैं भेज दूंगा इसका पीडीएफ। एक मिनट, हाँ।